पे जोरदार तालियां आप सभी बजाइए। हमारे बीच सूर्यकांत धस्माना जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तालियों में मैं देख रही हूँ कमी मुझे महसूस हो रही है, जोरदार तालियां यहाँ पर बजाइएगा। सूर्यकांत धस्माना जी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही पुराना नाम है, राजनीति में कई वर्षों से वो सक्रिय हैं, एक्टिव है, तमाम मुद्दों को वो लगातार उठाते आए हैं, उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों से वो जुड़े रहते हैं, अक्सर एक एक मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। मैं चाहूंगी सूर्यकांत जी आप मंच पे आ जाइए आगे, और यहाँ से इस मंच को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी मेरे साथ किरण और मैं। किरण जी मैं आप मंच पे आ जाइए। आप बैठिए। सोनिका, लगातार हमारा इंडिया डेली का जो ये कॉन्क्लेव है वो चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग पार्टियों से और सभी नेताओं से जो है बातचीत कर रहे हैं। कोश्यारी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की हैं, खासतौर से उत्तराखंड के जब वो बना उस वक्त में किस तरह से हम आगे बढ़े और किस तरह से विकास की रफ्तार यहाँ पर छू रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ अब यहाँ पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी। और सूर्यकांत जी, सबसे पहले क्योंकि अभी हमने पहाड़ों का जो रिवाज देखा है, जो मैं कोश्यारी जी से भी बात कर रही थी कि पहाड़ों के रिवाज में ये है कि हर बार जो है पार्टियां बदलती हैं, यानी पहाड़ों में जनता दूसरी पार्टी को मौका देती है 5 साल के बाद। तो इस बार चांसेस है रिवाज बदलेगा, क्योंकि 2-3 साल के बाद चुनाव होने हैं और लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। क्या तैयारी है? देखिए, रिवाज की जहाँ तक बात है, उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण हुआ और 9 नवंबर 2000 को लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ी यात्रा है उत्तराखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया की। 1952 में सबसे पहले इसकी जब आवाज़ उठाई गई थी, तब से लेकर के और 90 का दशक जो आंदोलनों का दशक रहा, और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का सपना पूरा हुआ, तब से लेकर के अब तक 14 महीने अंतरिम सरकार रही, और संयोग से उस अंतरिम सरकार के 2 मुख्यमंत्री हुए, और दूसरे मुख्यमंत्री अभी कोश्यारी साहब यहाँ से आपके सामने अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने विदा लिया। उसके बाद 2002 में पहला चुनाव हुआ, और 2002 का पहला चुनाव, क्योंकि राज्य का जब निर्माण हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और बेशक देश की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली उत्तराखंड राज्य का 3 राज्य बने थे, सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के रूप में श्रेय निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही जाता था जी। लेकिन 14 महीनों में, मात्र 14 महीनों में अंतरिम सरकार का जो कार्यकाल रहा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रयोग किया कि 2-2 चीफ मिनिस्टर 14 महीने में बना दिए। उसका जो पूरे राज्य की जनता के मस्तिष्क में, दिमाग में जो असर पड़ा, 14 महीने का जो भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो वास्तविक काम होने चाहिए थे, जिसके लिए अंतरिम सरकार बनाई गई थी, कि राज्य का प्रशासनिक स्वरूप क्या हो, राज्य की राजधानी कौन सी हो, राज्य के आर्थिक स्रोत क्या हो, ये सारे विषय थे जिन पर उस अंतरिम सरकार को काम करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की परछाई ऐसी पड़ी कि उत्तराखंड की जो अंतरिम सरकार थी, उसके कर्ता धर्ता वो एक चुनी हुई सरकार के रूप में काम करने लगे, और बजाय उन कामों के जिन कामों को उनको करना चाहिए था, वो उद्घाटनों में और शान में, बान में, दिखावे में लग गई, जिससे कि 14 महीने में ही केवल जनता का मोह भंग हो गया। और राज्य में जब पहला चुनाव हुआ 2002 का,
तो उसमें कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस को अवसर मिला राज्य में सरकार बनाने का। जी। उसके बाद 2002 में चुनाव हुआ, 2007 में चुनाव हुआ, फिर इस तरह से लगातार 12 में, फिर 17 में, फिर 22 में हम चुनाव की बेला से गुजरते हुए पता ही नहीं लगा कि शैशव काल कब निकल गया और उत्तराखंड 24 साल का युवा हो गया। तो राज्य में जो अपेक्षाएं जनता को सरकारों से होती हैं, आज के वर्तमान स्थितियों में जो आपने कहा कि आने वाले चुनाव में आपको उम्मीद, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, विकास की बात हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, राज्य में कानून व्यवस्था, उत्तराखंड तो देवभूमि कहलाता है और एक शांत प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी ये उत्तराखंड राज्य के जो 8 पर्वतीय जिले थे, अगर आप पूरा रिकॉर्ड खंगालेंगे तो बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जो अपराध शून्य थे, जहां अपराध होता ही नहीं था। रेप के मामले, मर्डर के मामले बागेश्वर में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, इन जनपदों में शून्य होता था, 0 क्राइम होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले आ रहे हैं, और केवल ऐसा नहीं कि देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर में, पर्वतीय जनपदों में, पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले हैं, हत्या, रेप, इस तरह के जघन्य अपराध पूरे राज्य में हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इश्यू बनने वाला है। लेकिन फिर जनता ने दोबारा क्यों मौका दिया बीजेपी को? अगर इतने इश्यूज हैं तो जो रिवाज था उसको क्यों बदल दिया? देखिए, परिस्थितियां होती हैं पूरे देश के अंदर। 1 या 10 वर्षों का जो राजनीति का चक्र, ये काल रहेगा, इसमें एक ऐसा ये पूरा काल रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट से लेकर के और ग्राम प्रधान का चुनाव तक आदरणीय मोदी जी के नाम पे लड़ा। वार्ड का चुनाव हो रहा है, मेयर का चुनाव हो रहा है, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, उसमें कोई स्थानीय मुद्दा नहीं, कोई गली मोहल्ले का मुद्दा नहीं, कोई लाइट का मुद्दा नहीं, कोई सफाई का मुद्दा नहीं, मोदी जी के फेस पर, मोदी जी के नाम पर। सूर्यकांत जी, अक्सर आप तो मुद्दों को उठाते रहते हैं, अपराध का जिक्र आप अभी भी कर रहे हैं और लगातार करते भी रहे हैं, और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अक्सर मैंने देखा है आप सीधे आंदोलन की चेतावनी दे देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसे विकल्प हैं इसने रोकने के, इन अपराधों को जो आप चाहते हैं सरकार तक पहुंचे? देखिए, सरकार तक पहुंचाने का कोई भी मुद्दा पार्लियामेंट्री सिस्टम में, या तो हाउस है, जो अपोजिशन है वो सदन में बात कहे, और सदन के अलावा हमें हमारे लोकतंत्र ने ये ताकत दी है, हमें विरासत में मिला है कि अगर हमारी बात न सुनी जाए तो हम आंदोलन करें। निश्चित तौर पर उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है, लेकिन आंदोलन, अपनी बात कहना, आपने कहा कि चेतावनी दे देते हैं। अब ये बताइए कि राज्य में अगर 13 साल की एक बच्ची के साथ ISBT, जो राजधानी का देहरादून का बस अड्डा है, उसमें कोई अपराधी नहीं, रोडवेज के कर्मी, 5-5 कर्मी अगर सामूहिक बलात्कार कर दें और सरकार की कान में जू न रेंगे, 13 तारीख का मामला और 16 तारीख को FIR दर्ज हो, प्रदेश के अंदर सत्ताधारी दल के लोग, अंकिता भंडारी का मामला आपने सुना होगा, पूरे देश में और दुनिया में उसकी चर्चा हुई जी। इतना जघन्य अपराध। हमारी पहाड़ की बेटी, मैंने आपको बताया, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हमारे राज्य के बहुत सारे जिले ऐसे थे जो अपराध शून्य थे, जहां क्राइम होता ही नहीं था, और हमारे पहाड़ की एक बेटी इस उम्मीद से कि वो अपने पैरों में खड़ी होगी, रोजगार करेगी, वो एक रिसोर्ट में नौकरी करने जाती है और उसके ऊपर दबाव बना करके ये प्रयास किया जाता है कि वो गलत काम करे, और जब वो इनकार कर देती है तो उस बिटिया की हत्या हो जाती है। और उस हत्या में जो लोग लिप्त हैं, संलिप्त हैं, अगर आप उनको देखेंगे कौन लोग हैं, सत्ताधारी दल के पदाधिकारी, सत्ताधारी दल के दायित्वधारी, पूरा परिवार। और इसी प्रकार से अभी दुग्ध संघ, अभी आपने सुनी होगी, मुकेश बोरा नाम के एक व्यक्ति जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार के मुकदमा कायम, वो आरोप लगे, कल हाईकोर्ट ने उनकी जो अग्रिम जमानत थी वो अस्वीकार कर दी, उनको जेल जाना पड़ेगा। हरिद्वार के शनशार में, वहां पे एक गांव में, पिराने कलियर में शनशार गांव है, वहां पे एक
बालिका, अबोध बालिका की रेप और हत्या की घटना, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष वहां का वो सम्मिलित हुआ। इस प्रकार की घटनाएं, और अगर उनको संरक्षण पॉलिटिकल मिलेगा तो राज्य की क्या स्थिति होगी, मैं चेतावनी नहीं दूंगा तो क्या करूंगा। सर विकल्प क्या है फिर, कैसे कैसे रुका जा सकता आपके मुताबिक? देखिए, ये काम किसका होता है? ये काम सरकार का होता है। हु इज द होम मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर इज द होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और अगर मैंने आपसे कैपिटल से लेकर के राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो होने वाले महिलाओं के खिलाफ, ये राज्य महिलाओं के बल पर टिका हुआ है। आज उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण अंचलों में आप चले जाएं, नौजवान नौकरी की तलाश में या तो पलायन कर गया या फौज में चला गया। वहां पर हमारी माता बहन है जो हमारे पूरे राज्य की विकास की धुरी है, जिसके चारों तरफ चूल्हा चौका, बर्तन, घास, लकड़ी, पानी, जानवर, सारा परिवार वो महिला चलाती है। और इस महिला प्रधान प्रदेश में अगर महिलाओं के खिलाफ इतने जघन्य अपराध होंगे तो क्या करेंगे हम? जी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस के लिए खास तौर से मुद्दा है। आगे आने वाले चुनावी वक्त में जो है इसे उठा करके आप सत्ता पे काबिज होना चाहेंगे और महिलाओं के लिए आप कुछ करना चाहेंगे। अब सवाल मैं अगर आपकी पार्टी से रिलेट करके पूछना चाहूँ, क्योंकि आपने कहा कि मोदी लहर में जो है दोबारा से सत्ता पर बीजेपी जो है वो काबिज हो गई, लेकिन वहीं हमने उपचुनाव देखा है जिसमें राजेंद्र राठौर आपकी पार्टी में थे, बहुत पैठ रखते थे। वो चुनाव भंडारी माफ कीजिएगा, राजेंद्र भंडारी जी, वो बहुत पैठ रखते थे और वो बद्रीनाथ से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से होता। आपकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, एक अंतरकला देखने को मिलती है। इसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि चुनाव में एकजुट होकर के लड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। आप सब लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। झूठ बोल करके, गलत वादे करके, ख्वाब दिखा करके, जुमलेबाजी करके आप कुछ समय तक लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन राजेंद्र भंडारी का तो एक ऐसा उदाहरण है कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है और वो एक दिन पहले कह रहे हैं कि मुझको करोड़ों रुपए में खरीदने की कोशिश हुई, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे खरीदने की कोशिश करी और बिना कपड़े बदले वो जाकर के रात को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद जो पूरे प्रदेश के अंदर उनकी थूथू हुई है, उसका आपको परिणाम दिखा कि जब बाई इलेक्शन में उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता ने जवाब दे दिया। नहीं तो सर, सवाल तो फिर कांग्रेस पे भी खड़ा होता है ना कि वो अपने यहाँ पर गद्दावर नेता जो हैं उनको रोक ही नहीं पाते हैं। नहीं। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करूंगी, उत्तराखंड के अलावे कई और स्टेट्स हैं जहाँ पर इसकी वजह से चुनाव हारा गया है। इस देश में पिछले 10 वर्षों में ये दल बदल को कैसे महिमा मंडित किया गया, इस पर तो मैं पूरा एक ग्रंथ लिख सकता हूँ। लेकिन सर, पार्टी अंदर ही तो गुटबाजी चल रही है, तो सामने आती रहती है अक्सर तस्वीरें। नहीं, कौन सा ऐसा दल है देश में, कौन सा ऐसा दल है जिसमें गुटबाजी नहीं है? कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें गुटबाजी नहीं है? अगर हम कहें तो ये बेईमानी होगी, ये झूठ होगा। तो पूरे देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए गुटबाजी ये पावर की पॉलिटिक्स है और पावर की पॉलिटिक्स जहां होती है वहां गुटबाजी ना हो, ऐसा अगर हम बयान देते हैं तो गलत बयानी है वो जी। पूरे देश की कोई राजनीतिक जमात ऐसी नहीं है जहां गुटबाजी ना हो। लेकिन सवाल यह है कि जब राष्ट्र का हित हो, प्रदेश का हित हो, पार्टी का हित हो, उस समय अगर आपका अपना स्वार्थ ऊपर हो जाए तो वो गलत है। लेकिन ऐसा कहना कि गुटबाजी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्तर पर इस समय क्या हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार की गुटबाजी है वो सारा देश जानता है। इसी प्रकार से योगी जी का क्या हाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है गुटबाजी में, वो सारा प्रदेश जानता है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट है, इस बात से खुश है कि दूसरी पार्टी में ऐसा हो रहा है, हमारी पार्टी में हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आपको वो सत्य बता रहा हूं जिस सत्य पर अक्सर पॉलिटिकल सत्यता है सर, समझ गए। लेकिन क्या इस बात पे ही कांग्रेस संतुष्ट हो जाएगी कि अच्छा बीजेपी में भी तो यही चीज हो रही है, हम संतुष्ट नहीं तो है। अगर हमारे में हो रही है तो कौन सी बड़ी हम बात? लोगों ने नहीं, आप उसको रोक ही नहीं सकते। देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम में जब तक ये कमजोरी है हम इसको स्वीकार करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अब कौन व्यक्ति कहां कैसे समझौता कर ले रहा है। अजीत पवार जो सबसे भ्रष्ट नेता बताए जाते थे,
आदरणीय मोदी जी के भाषण में, उनके शब्दों में, वो अजीत पवार आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तमाम ऐसे उदाहरण मैं दे दूं आपको, आसाम से लेकर के देश के तमाम अलग अलग प्रदेशों में जिनको भ्रष्टतम बताया जाता था, और उनको जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो ऐसी ही गंगा जी में डुबकी लगाते हैं कि वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। ये पूरे देश के अंदर 10 वर्षों में जो पतन हुआ है, नैतिक पतन पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, ये पूरे राजनीतिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा धब्बा है, और इससे कोई पार्टी नहीं बची है। इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाते थे पहले, लेकिन जब जाता था कोई नेता तो उसको दलबदलू कह देते थे। मेरे स्वयं के राजनीतिक गुरु हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्होंने जब पार्टी छोड़ी कांग्रेस तो उनको दलबदलू कहा गया, लेकिन वो नेता थे जिन्होंने कभी भी सत्ता के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्ता को ठोकर मार के सिद्धांतों के आधार पर पार्टी छोड़ी, वो अलग बात होती है। लेकिन आप पावर के लिए, आप सत्ता के लिए, आप कुर्सी के लिए अगर पार्टी छोड़ते हैं, जो रिवाज 10 सालों में बहुत ज्यादा पूरे देश में देखने को मिल रहा है, अब उसके ऊपर हम चर्चा करने लगेंगे तो पूरी डिबेट आपकी खत्म उसी पे हो जाएगी। सूर्यकांत जी, मेरा एक सवाल है, मैं यहाँ से इस तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम विवेक शांडिल्य है जी। मेरा सवाल आपसे सूर्यकांत जी ये है कि किसी भी राज्य के विकास के और सतत विकास की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? बिल्कुल। एज अ ओपोजिशन, एज अ विपक्ष, आपका दृष्टिकोण, आपका विजन उत्तराखंड को लेकर क्या है? आने वाले समय में उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर कितनी नजर आती है? अगर हम सरकार की नीतियों के विरोध में आप लोग बोलते तो हैं, मुखर हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर उतरकर उस चीज को जनता से कनेक्ट किया जाता है उत्तराखंड में? और उत्तराखंड को लेकर आप लोगों का विजन क्या है? देखिए शांडिल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये राज्य बना क्यों था? ये राज्य की जो संघर्ष हुआ, जो कुर्बानियां हुई, हमको निश्चित तौर पे एक बार पीछे मुड़ करके देखना चाहिए कि हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब ये राज्य बना, मैंने आपको बताया कि ये हमारा सौभाग्य था कि हमको नारायण दत्त तिवारी जैसा विजनरी लीडर एज ए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड को मिला, एंड ही वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर हु कंप्लीटेड हिज 5 years टर्म। और 5 वर्ष की उनकी अगर वो यात्रा देखेंगे तो आज राज्य के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है, आपको जितने विश्वविद्यालय दिख रहे हैं, आपको जितने बड़े बड़े उत्तराखंड के अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, सिडकुल किसकी देन है? इस उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्री को इनवाइट करना कितना मुश्किल काम था। वो नारायण दत्त तिवारी थे जिन्होंने कल्पना करी, और देहरादून के सेलाकुई से लेकर के और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर तक उन्होंने सिडकुल को डेवलप किया, जिससे तमाम बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड में आई, जिससे कि रोजगार का सृजन हुआ। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तराखंड का। उसके बाद आप सड़कों का अगर आप पूरा जाल देखेंगे उत्तराखंड के अंदर, नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में जितनी सड़कें उत्तराखंड में बनी, उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इंदिरा हृदय जी थी, क्या सड़कें बनी हैं साहब, आज तक वही सड़कें चल रही हैं। इस राज्य में इतना प्रचार किया गया ऑल वेदर रोड का, आपको मालूम है आज 4 धाम का जो हाल है, पूरा 4 धाम की तमाम सड़कें, चाहे यमुनोत्री को जाने वाली हो, चाहे गंगोत्री को जाने वाली हो, चाहे केदारनाथ जी को जाने वाली हो, चाहे बद्रीनाथ जी को जाने वाली हो, सारी ध्वस्त पड़ी हुई हैं, वॉश आउट हो गई हैं। कई किलोमीटर सड़कें ऑल वेदर रोड की वॉश आउट हो रखी हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मैं आपको जो आपने सवाल किया कि एज अ ऑपोजिशन पार्टी, हमारा एज अ ऑपोजिशन पार्टी हमेशा अपना विजन बहुत क्लियर रहा। उत्तराखंड के अंदर आज राजधानी का जो समस्या है, आदरणीय कोश्यारी जी चले गए, मैंने आपको शुरू में कहा कि जो अंतरिम सरकार थी, इंटरिम सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कैपिटल कहाँ हो। सामान्य नागरिक संहिता बना रहे हैं राज्य के एक वर्ग को छोड़ करके, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है अगर आप उसको यूसीसी कहते हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ पे रोजगार का जिक्र करें, नौकरी के लिए, कि युवाओं का पलायन भी रोका जा सके, जो कि लगातार हम देख रहे हैं हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए काम हो रहा है, निवेश जो हो रहे हैं, जो समिट होते हैं, बिजनेस समिट, जिसमें निवेश को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। क्या इसके अलावा आपको लग रहा है और कदम उठाने की? इट इज मेकिंग फूल ऑफ द पीपल, इट इज मेकिंग फूल ऑफ द पीपल। तिवारी जी डिडंट हैड एनी कोई भी इन्वेस्टर समिट तिवारी जी ने नहीं किया, एक भी समिट नहीं किया। और पूरे प्रदेश के अंदर सेलाकुई से लेकर के रुद्रपुर तक इंडस्ट्री लेकर के आ गए, सिडकुल बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में
समिट होता है, शोकेसिंग होती है, पूरे देश और दुनिया में आप सैर करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन आप बताइए 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप लाने की बात करते हैं। मैंने 10 बार मांग कर ली कि व्हाइट पेपर ले आइए, कितना इन्वेस्टमेंट आया कुछ जरा पूछिए धामी साहब से, अभी आएंगे अगर आप बुलाएं उन्हें। अच्छा बिल्कुल सूर्यकांत आपके जी तमाम सवाल उनसे हाँ, पूछे बुलाइएगा, जाएंगे। जरूर का बुलाइएगा, समय- मेरी तरफ से सवाल करिएगा कि बिल्कुल। आपने इन्वेस्टर्स समिट किया था, ये चुनाव से पहले 2019 में चुनाव होना था, तो 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने समिट किया, 2024 में चुनाव होना था, तो 2023 में आदरणीय धामी जी ने समिट किया। पैसा कुछ नहीं आया, इंडस्ट्री कोई नहीं आई। ठीक। 4 नाम पूछ लेना मुझे और जी। दोबारा बुला लेना यहाँ पे। जी सर, एक सवाल ये बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा जी। कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड पर्यावरण और यहाँ पर जिस तरह से मौसम रहता है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि अगर उत्तराखंड का विकास करना है तो एक इंडस्ट्री यहाँ पर होनी चाहिए या फिर कृषि को और बढ़ावा देना चाहिए, और कृषि के जरिए जो है हमें यहाँ पर विकास को लेकर के आना चाहिए? बहुत क्या? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, उत्तराखंड देश का एक ऐसा प्रदेश है, मुझे गर्व है इस बात का कि हम उस प्रदेश में हैं जिसमें 67% ऑफ द टोटल लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, जी बट फॉरेस्ट इज ओनली 47%। फॉरेस्ट केवल 47% है, बाकी 20% सरप्लस लैंड फॉरेस्ट लैंड और है, 67% फॉरेस्ट लैंड है। और इंडस्ट्री आपने कहा, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी उद्योग लगे वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। यानी साफ है सर, कांग्रेस का विजन यही है कि आगे उत्तराखंड में और विकास होना चाहिए, और युवाओं के लिए खास तौर पर रोजगार की यहाँ पे आपने बात की है। बहुत ही बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर, तमाम आपका बहुत जवाब बहुत यहाँ पे शुक्रिया सर हमारे देने साथ के जुड़ने लिए। के लिए। थैंक यू थैंक यू सर। मैं चाहूंगी आप यहाँ मंच पे सूर्यकांत रहिएगा जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया डेली के मंच पर आने के लिए, और तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। मंच पर ही इंतजार कीजिएगा, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा साहिल मंगला जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सफायर मीडिया इंडिया डेली के, और वो आपको शॉल और पुष्प देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सूर्यकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, और साहिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।